So hello everyone, myself अविनाश मदेश या करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने नीट अवतार सीरीज का वर्क पावर एनर्जी भी कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है अब तक लगभग सबको पता ही हो गया होगा कि अवतार सीरीज क्या है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू, अवतार सीरीज के बारे में बता दे रहा हूँ। कोई भी चैप्टर हो, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ 30 मिनट में हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसकी हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिलती है। एक बार 30 मिनट ये पढ़ लो, 10 मिनट हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ लो थियरी के लिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो करवाते हैं। एक क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक। तो वर्क डन इक्वल टू होता है F.D। वर्क कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऐसा यूनिट होती है जूल या अर्ग, ठीक। एक जूल को जब अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो 10 पे पावर 7 अर्ग आता है। क्या होता है 10 पे पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7 अर्ग। तो वर्क डन इक्वल टू होता है F.D यानी कि FD cos थीटा, या तुम F cos थीटा इंटू डी भी लिख सकते हो। अगर मान लो फोर्स रखा है थीटा एंगल पे तो तुम FD cos थीटा ना लिख के F cos थीटा इंटू डी भी कर सकते हो। तो पहला हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क का। अगर थीटा 0 डिग्री है यानी एक्यूट है, यानी वर्क डन हमारा क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 0 डिग्री करने पे क्या होता है cos 0 वैल्यू कितना आता है 1 आता है, पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो वर्क डन निगेटिव आएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू शायद -1 होता है, तो नेगेटिव में आएगा। यानी एक्यूट है तो पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्टूज है तो नेगेटिव आ रहा है, और 90 होगा तो cos 90 वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन 0 आएगा। तीन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तुम्हें, ठीक। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन ए कंप्लीट सिस्टम हमेशा 0 होता है। कभी भी वर्क डन बाय टेंशन पूछे, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो क्या होता है ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, तो mgh जितनी हाइट पे हो तो वो ग्रेविटी का वर्क है, ठीक है। तुम कहीं पे जाके किसी मतलब सीढ़ी पे जाके 20वीं सीढ़ी पे खड़े हो, नीचे से हाइट है 100 मीटर, तुमसे पूछेगा वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ, तुम वर्क डन बाय नॉर्मल जब बताना तो mgh मत कर देना। वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 होगा, क्योंकि तुम खड़े हो ऐसे, वर्क डन बाय नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे तुम हो जाओगे वहाँ पे, तो थीटा वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, मतलब वर्क डन 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय जब ग्रेविटी पूछेगा उस टाइम तुम्हें mgh लगानी है। तो देखना वर्क डन किसके थ्रू पूछ रहा है, ऐसा नहीं डायरेक्टली हर जगह वर्क डन पूछ रहा है mgh हाइट पे हो तो mgh लगा दिया। वर्क डन बाय नॉर्मल पूछ सकता है तुमसे, हो सकता है नॉर्मल 180 पे हो 90 पे हो तो 0 हो जाएगा तुरंत, ठीक। तो वर्क डन बाय जो टेंशन फोर्स होता है किसी भी कंप्लीट सिस्टम पे हमेशा 0 होता है। तो वर्क डन क्या होगा टेंशन के थ्रू वर्क जो होता है 0 होता है कंप्लीट सिस्टम पे। क्लाइंबिंग स्टेयर हो तो वर्क डन बाय नॉर्मल देखो 0 आ गया ना, नॉर्मल के द्वारा वर्क 0 होगा। क्लाइंबिंग रोप हो, कोई मंकी है रोप को पकड़ के चढ़ रहा है तो उसका भी जो नॉर्मल की वजह से जो वर्क डन होगा 0 होगा, नॉर्मल की वजह से ध्यान रखना। बाकी किसी वजह से पूछेगा तो सही रहेगा, लेकिन नॉर्मल को 0, ठीक। अब वर्क एनर्जी थ्योरम देखो क्या कहता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है F.D FDR cos थीटा पढ़ेगी हो, थीटा हमारा एंगल जानते हो, फॉर कांस्टेंट फोर्स F.D FD cos थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आना ही आना है। थीटा 90 डिग्री, वर्क डन 0, ऑब्ट्यूज नेगेटिव, एक्यूट पॉजिटिव भी बता चुका हूँ। अगर मान लो F(x,y,z) दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट जो दिया है, तो F इक्वल टू मान लो दिया 8x² 6x + 2, तो तुम्हें तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है F.dr, तो पहले fx dx करोगे प्लस fy dy प्लस fz dz, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि fx का बस कर दिया, मान लो यहाँ पर दिया हुआ 8x² + 6y - 27 dz², तो तुम पहले करोगे fx dx, यानी सबका पहले dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करोगे, फिर fy dy, फिर fy dy के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, तो बहुत सारे लोग मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो जब भी वर्क डन निकालना तो fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz का इंटीग्रेशन अलग अलग इंडिविजुअल करके जोड़ देना, ठीक। तो वर्क डन अगर fx है यानी इंटीग्रेशन पे ही तो आ रहा है, यानी fx का जो एरिया होगा वो क्या देगा वर्क डन देगा, यानी वर्क डन क्या देगा fx का जो एरिया होगा वो वर्क डन देगा, यानी fx का एरिया क्या देगा वर्क डन देगा। अगर एरिया ध्यान रखना, एरिया में भी कंसेप्ट होता है क्या, कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस देखना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव वाले रहेंगे उसको जोड़ दो, जो निगेटिव वाले उसको हटा दो, तो a1 + a2 - a3 हो जाएगा। अगर इस सिस्टम का कोई वर्क डन पूछे तो a1 + a2 - a3 होगा, क्यों, क्योंकि a1 और a2 पॉजिटिव है, a3 नेगेटिव है, तुम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखो सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सबको एक तरफ जोड़ दो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ½ mv² - ½ mu², यानी कि हो जाएगा ½ mv² - u²। ये क्या है वर्क डन है, यानी कि
दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करके तुम आंसर ला सकते हो। ठीक, दूसरा चीज़ देखो, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम ही चल रहा है, देखना ये वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है। अब देखो, अगर यहाँ से काम ना बने तुम्हारा, वैसे तो आंसर आ जाता है, मान लो अगर यहाँ पे काम ना बन रहा तुम्हारा, तो तुम एक चीज़ और याद रख सकते हो, वर्क डन बाई एजेंट प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। मतलब कि एजेंट के द्वारा कोई काम हो रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा हो, तो उसके द्वारा वर्क प्लस नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा, नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो एनर्जी को लॉस करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, इनके द्वारा। जैसे नीट का क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि ऊपर से ड्रॉप गिर रही है तो ड्रैग कितना होगा, एयर का ड्रैग कितना लगेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में दिया हुआ है। तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, एजेंट तो कुछ है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव आ गया ना, क्योंकि एयर ड्रैग है, एयर उसको क्या करेगी, एयर मान लो उसको रोकना चाहिए तो रजिस्ट करेगी, तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव में लिख दोगे क्या, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अपना ऐसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगी। तो वर्क डन बाई एजेंट प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, इससे कोई भी क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, कोई भी दुनिया का कोई भी वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन है इससे तुम लगा सकते हो। और सिंपलेस्ट मेथड में करना है तो इसको लगा लेना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस में चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लगा तो कहीं कहीं पे ना एजेंट रहेगा ना कोई फोर्स रहेगा, मतलब ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर ना एजेंट है ना फोर्स है, मतलब ना एजेंट है ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इन दोनों को हटा दो, सीधे इसको बराबर कर दो, यानी कि के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इसको बराबर कर दो, यहाँ से तुम्हारा सारा आंसर मिलकर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम में 3 चीज़ें थी और एक चीज़ और है, एनर्जी को इक्वेटिंग करना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो जो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसमें जो हीट प्रोवाइड हो रहा है वो उतना हीट प्रोवाइड हो रहा है अगर मैं किसी बर्फ को अपने हाथ पर रख दूँ उसको पिघलने में। तो देखो, एक पे मेरे पास रेजिस्टेंस का हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या लगाओ, आई स्क्वायर आर टी, और एक मेरे पास इसका हीट, लेटेंट ऑफ हीट यानी कि एम एल, तो आई स्क्वायर आर टी और एम एल को बराबर कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। समझे, जैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर दो, दोनों एनर्जी ही तो है, एनर्जी को तुम बराबर कर सकते हो। जैसे कह रहा कोई बॉल जा रही है स्प्रिंग में टकरा गई, तो काइनेटिक एनर्जी इसका और उसका पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इसमें तो काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें स्प्रिंग में क्या थी, पोटेंशियल। जैसे देखो यहाँ से आई बॉल, यहाँ से आया स्प्रिंग में टकराया, तो स्प्रिंग तो पीछे दबेगी ना, यानी उसमें क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी आई। और ये इधर से आ रहा था, इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी को इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, कोई एजेंट है नहीं, कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। समझ रहे हो ना। तो तुम एनर्जी को इक्वेट कर सकते हो, यानी कि एम जी एच को हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर कर सकते हो, हाफ सी बी स्क्वायर यानी कि पोटेंशियल वाले के कैपेसिटर में एनर्जी के बराबर कर सकते हो, क्यू स्क्वायर अपन 2 सी कर सकते हो, सी हमारा क्या है कैपेसिटेंस है, आई स्क्वायर आर टी कर सकते हो, एफ स्क्वायर अपन 2 के कर सकते हो, एम एल के बराबर कर सकते हो, एम एस डेल्टा टी के बराबर, जितने भी एनर्जी के टर्म तुम्हें पता हो सबको एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हो। ठीक, अब तुम्हें एक समरी दे देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन बाई ऑल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे तुमको फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन के द्वारा वर्क पूछे, एयर ड्रैग की वजह से वर्क पूछे, कोई रेजिस्टेंस है उसके वजह से वर्क पूछे, तो सिंपल सा फॉर्मूला तुमको मतलब मिल गया ना तुमको, नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो एनर्जी लॉस कराता है। तो वर्क डन बाई एजेंट प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे वो लगा देना। ठीक, अगर तुम्हें दिख रहा हो कुछ नहीं है, मतलब ना एजेंट है ना कुछ, मतलब नॉन कंजर्वेटिव है, जैसे मान लो यहाँ से कोई बॉल है, ऐसे ऐसे था, यहाँ पे बॉल थी, यहाँ से तुमने उसको ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे आके रुक गई, तो पूछेगा बताओ कि ये हाइट कितनी थी, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल 0 हो जाएगी ना, क्योंकि 0 है, क्योंकि ड्रॉप किया गया है। इनिशियल कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, रुक जाएगी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी 0, क्योंकि हाइट भी 0 हो जाएगी, सब 0 होगा, नहीं एम जी एच हमारा आंसर होगा, एम जी एच 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फील्ड एजेंट ना हो वहाँ पे तुम वर्क डन बाई एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके लगा सकते हो। जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन बहुत जल्द, मतलब 7 से 8 दिन में पूरा 11 का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल करके लगा सकते हो, और ये एनर्जी को वेट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। ठीक, अब आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, पी स्क्वायर अपन 2m, जहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, m into v, पता है ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
हाफ mv² होगी, और काइनेटिक एनर्जी को और बोल सकते हैं क्या, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर स्मॉल चेंज हो, तो मैंने तो यूडीएम में भी सिखाया था, स्मॉल चेंज हो तो एरर वाला मेथड लगा लेते हैं, तो p²/2m है तो 2ΔP/P हो जाएगी। अगर 5% से कम चेंज है तो ΔK/K क्या हो जाएगी, 2ΔP/P। अगर 5% से कम चेंज है तो ΔK/K क्या हो जाएगी, 2ΔP/P हो जाएगी। ΔK क्या हो जाएगी, 2ΔP/P। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है, वर्क डन बाई सारे फोर्सेज इक्वल टू हाफ m v²-u²। एक कंसेप्ट और होता है कि अगर तुम किसी बॉडी को इनिशियल थीटा से फेंक रहे हो, काइनेटिक एनर्जी उसकी इनिशियल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, तो के जो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वो होती है के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा। के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से भी निकाल सकते हो, या यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ mu² होगी, और यहाँ पे क्या होगी, हाफ mu² कॉस स्क्वायर थीटा होगी। क्यों होगी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, यू कॉस थीटा होती है वेलोसिटी, बताया हूँ ना प्रोजेक्टाइल वाले में। यहाँ पे हमेशा क्या होती है, क्यू कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूला फिर से आ जाए, के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखना कि के हाईएस्ट पे क्या होती है, के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा होती है। अब नोट देखो क्या है, सारे सेंट्रल फोर्सेज कंजर्वेटिव होते हैं। जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज जो कौन से होते हैं, जो हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जितने भी फोर्सेज जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं वो सारे क्या कंजर्वेटिव हैं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नॉट सेंट्रल फोर्स। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव तो है लेकिन सेंट्रल फोर्स नहीं है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है बट नॉन सेंट्रल होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। और वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टाइम। जो वर्क डन बाय किसी भी कांस्टेंट फोर्स के थ्रू होता है वो पाथ पे टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है तो हाइट अगर सेम है तो mgh ही फॉर्मूला होगा, तो ABCD यानी AB BB CB DB सबकी वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम होगी। यानी कि वर्क डन बाय किसी भी कांस्टेंट फोर्स के इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड टाइम। ठीक, अब आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, जैसे ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे क्या होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। नहीं मतलब कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स कौन कौन से होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग वाले जो फील्ड फोर्स होता है वो भी है, इलेक्ट्रोस्टैट वाला भी हुई है। बट अभी मैं तुम्हें क्या बताया कि सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज, सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नॉट सेंट्रल फोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो वर्क डन बाई क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। और वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कहेगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव बता दो, मान लो कहेगा इफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल, इफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 50 जूल, तो फाइंड द वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स। तो तुम क्या करोगे, -50 कर दोगे, क्योंकि वर्क डन कंजर्वेटिव क्या है, -ΔU के बराबर होता है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पे क्या होती है, mgh होती है, सबको मालूम है। अब देखो वही यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है। अब ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है, कब, जब फोर्स का फील्ड क्या है, रिपल्सिव नेचर, यानी रिपल्सिव फोर्स अगर रहेगा, मतलब अपोज करने वाली चीज़ें रहेंगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। इतना ध्यान रखना, 2 पॉइंट। ठीक, अब देखो, अब ये मत पढ़ना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो समझना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। नोट कर लेना, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा है ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस को ध्यान रखना। ठीक, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना। फेवर में पोटेंशियल एनर्जी घटता है, अगेंस्ट में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, बस ध्यान रखना। फेवर में क्या होता है, घटता है, फेवर में क्या होता है, घटता है, फेवर में क्या होता है, घटता है। तो जैसे मान लो 2 प्लस चार्ज हैं, दोनों क्या करना चाहेंगे, रिपेल, यानी दोनों से अलग अलग दूर जाना चाहेंगे। तो अगर तुमने बीच की दूरी बढ़ा दी, तुमने क्या कर दिया, फेवर कर दिया ना। वो बेचारे पहले ही दूर दूर जाना चाहते थे, तुमने खुद ही बीच की दूरी बढ़ा दी, तुमने फेवर कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, मान लो दोनों प्लस थे, दोनों दूर जाना चाहते थे, अब तुमने उनके अपोजिट में काम कर दिया, फेवर में नहीं, अपोजिट में। तो पहले दूर जाना चाहते थे, अब तुमने उनका डिस्टेंस को कम कर दिया, तुमने पास ला दिया, तो तुमने उनके अगेंस्ट में काम किया ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी फेवर में घटती है और अगेंस्ट में बढ़ती है। समझ में आ गया ना, जो चीज़ें समझाया हूँ, फेवर में घटेगी और
अगेंस्ट में बढ़ेगी। और देखो फोर्स इक्वल टू होता है माइनस में डी यू बाई डी आर। क्या होता है फोर्स इक्वल टू होता है ना माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी यू डी आर या डी यू बाई डी वाई जो भी है, फोर्स इक्वल होता है माइनस में डी यू बाई डी एक्स। तो यू इक्वल टू डी यू क्या हो जाएगा माइनस में एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर दो u1 से u2 तक, इसको x1 से x2 तक एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। फॉर्मूले तैयार हो गया ना। डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में एफ डॉट डी एक्स डी यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस में एफ डॉट डी एक्स x1 से x2 तक, इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सी बात है। अब देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस में डी यू बाई माइनस में डी यू बाई डी एक्स वाई जेड जो भी है वो मैंने लिख दिया। तो मान लो पूछ लिया एक्स डायरेक्शन में, तो तुम क्या करोगे माइनस में डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस में डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस में डी यू बाई डी जेड कैप, जो भी पूछेगा वो। मान लो देख दिया 6x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 27z स्क्वायर, ये अगर तुमको इक्वेशन दे दिया, तुमसे पूछा फोर्स बता दो, तो माइनस डी यू बाई डी आर कर दो। ये डी यू था तो डी यू बाई डी आर जब करोगे तो एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, आंसर लिखो माइनस में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में आंसर लिखो माइनस में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में आंसर लिखो माइनस को। समझ में आ रहा ना। यानी कि फोर्स इक्वल टू होगा माइनस में डी यू बाई डी एक्स, डी यू हो जाएगा माइनस में एफ डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन कर दो u1 से लेकर u2 तक, डी यू इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस में x1 से लेकर x2 तक एफ डॉट डी एक्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में डी यू निकालते हैं एक्स वाई जेड में जो भी निकालना हो, तो माइनस में डी यू अपन डी एक्स आई कैप डी यू अपन डी वाई जे कैप माइनस में डी यू अपन जेड के कैप। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं करता है, ध्यान रखना चीज़ों को। ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स का पोजीशन ऑफ पार्टिकल का ग्राफ देखो। मान लो ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो कहीं पर तुमको अगर इक्विलिब्रियम की बात कर दे कि कहेगा कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, तो तुरंत तुम डी यू अपन डी एक्स को जीरो कर दो। अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को उसने बोला कि इक्विलिब्रियम पे है, तो तुम डी यू अपन डी एक्स को जीरो कर दो। समझ में आ रहा ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम होती है उसका मतलब क्या हो, उसका एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन कब जीरो होगी, जब एफ नेट जीरो होगा। एफ नेट कब जीरो होगा, जब यू जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो डी यू अपन डी एक्स को जीरो कर देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मान लो पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए पे तुमने देखा यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप देखो कैसा है, डी यू अपन डी एक्स देखो स्लोप कैसा है। अरे भैया स्लोप देखो ना कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन, ये 90 डिग्री हमारा, 90 डिग्री, और ये हमारा, ये देखो ये हमारा, ये 180 है, ये 90 है, और ये हमारा क्या है 90 की इधर सारा ऑब्ट्यूज। तो एंगल देखो कैसे बना है, ये हमारा 90 ऐसे एंगल बना, ए पे ऐसे जब टेंजेंट ड्रा करोगे ऐसे बनेगा, तो यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब क्या हुआ कि डी यू अपन डी एक्स क्या निगेटिव है, डी यू अपन डी एक्स क्या निगेटिव है। तो जब डी यू अपन डी एक्स निगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस में डी यू अपन डी एक्स, यानी फोर्स कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा चीज़ें। यानी डी यू अपन डी एक्स अगर निगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा पॉजिटिव होगा। सी को देख लो, सी वाले पॉइंट देखो, सी हमारा ऐसा है, 90 डिग्री हमारा ऐसे था, सी हमारा ऐसा, नहीं एक्यूट एंगल बना, यानी डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो जब डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस में डी यू बाई डी एक्स, यानी माइनस, और डी यू बाई डी एक्स प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी फोर्स निगेटिव हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना। पॉइंट ए पे स्लोप हमारा निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, पॉइंट सी पे स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव है। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब देखो सबसे पहले देखो पॉइंट बी को, पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी पे अगर मैं कोई बॉल रख दूँ तो क्या इधर उधर जाएगा, क्या कहोगे नहीं जाएगा भैया, क्यों, क्योंकि अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। देखो हाइट क्या है इसका, हाइट एच है, तो तुम्हें दिख रहा होगा हाइट कम है सबसे, यानी पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या कम है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या कम है, यानी कि पॉइंट बी पे यू हमारा सबसे मिनिमम होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगा। और इक्विलिब्रियम के केस में डी यू अपन डी एक्स को जीरो कर देना, डी यू अपन डी एक्स को जीरो कर देना, और डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है। मतलब कि कभी भी इक्विलिब्रियम पूछे तो डी यू अपन डी एक्स को तुम्हें जीरो करना ही करना है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब डी यू अपन डी एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर, यानी दो बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो पॉजिटिव में आता है। क्या आता है पॉजिटिव में, यानी दो बार जब डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है पॉइंट बी पे, यू हमारा क्या है, यू मिनिमम होगा, और डी यू बाई डी एक्स हमारा जीरो होगा, और डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब मान लो इस पॉइंट को देखो ई वाले को, अगर यहाँ पे कोई बॉल रखूँगा तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हाईएस्ट पैसा जब आदमी के पास ज़्यादा था तो क्या होता है, उछलता है, वो कूदता है। ठीक है। तो मतलब एक कहावत तुमने सुनी होगी, जो ख़ानदानी रईस हैं वो आके बैठे हैं पिछले सप में,
तुम्हारी हलचल बता रही है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। मतलब जब पैसे नए नए आते हैं तो हलचल बढ़ जाती है, तो उसको वहाँ से कंपेयर ना करो। बस पैसे ज़्यादा है तो हलचल रहेगी तुम्हारे अंदर, तो हाइट ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तुम कूदोगे तो अनस्टेबल रहोगे। और पैसे कम है, किसी गरीब के पास चुपचाप दुबक के बैठा रहेगा, ठीक है, आराम से बैठा रहेगा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है, तो वो स्टेबल रहेगा। तो पैसे ज़्यादा है तो अनस्टेबल रहोगे, तो हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पॉइंट ही पे अनस्टेबल है, यू हमारा मैक्सिमम होगा। इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी कंडीशन, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे, डी अपन डी एक्स को जीरो करोगे, और जब दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव, यानी डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा निगेटिव आएगा। इस टेबल में दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस टेबल में निगेटिव आ जाएगा। न्यूट्रल देखो, ये एच वाले कंडीशन को देखो, एच वाले देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस में डी अपन डी आर। जब यही कांस्टेंट हो गया तो पूरा फोर्स जीरो हो गया, तो फोर्स हमारा जीरो हो गया, तो पॉइंट एच हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, यू हमारा कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम के लिए डी अपन डी एक्स को जीरो करोगे और दो बार कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, समझे। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में दो बार डिफरेंशिएट करने पे पॉजिटिव आएगा, अनस्टेबल में निगेटिव आएगा और न्यूट्रल में जीरो आएगा। आई होप ये कर्व तुम्हें समझ में आ गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक। एक चीज़ और देखो, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक। अगर कोई रिजिड बॉडी है, मान लो कैसे रिजिड बॉडी रखा हुआ है ऐसे, और तुमसे क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो mgh मत कर देना, उसके सेंटर ऑफ मास से दूरी नापते हैं। कोई रिजिड, अगर रिजिड बॉडी है तो mgl/2 लेते हैं, ठीक है, यानी कि हाइट उसका आधा लेते हैं सेंटर मास से, तो सेंटर मास आधे पे होता है, mgl/2 ले लेंगे, ठीक है। स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग में यहाँ देखो mg नीचे लग रहा होगा, k ऊपर लग रहा होगा, तो फोर्स इक्वल टू mg होता है, फोर्स इक्वल टू kx होता है, kx इक्वल टू mg, यानी इलॉन्गेशन x इक्वल टू क्या होगा mg अपन k। ये नॉर्मल केस है। बट जब भी तुमसे मैक्सिमम इलॉन्गेशन पूछे या सडन पूछे, मैक्सिमम इलॉन्गेशन या सडन पूछे, तो x के जगह पे तुम क्या रखोगे 2mg अपन k। यहाँ पे mg अपन k था, लेकिन जब भी मैक्सिमम इलॉन्गेशन या सडन चीज़ें पूछे तो 2mg अपन k कर दोगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या होता है mg अपन k होता है, लेकिन जब भी मैक्सिमम इलॉन्गेशन या सडन प्रोसेस पूछे तो एक्स इक्वल टू क्या कर दोगे 2mg अपन k कर दोगे, क्या करोगे 2mg अपन k कर दोगे, ठीक। तो एक्स इक्वल टू mg अपन k हमारा इलॉन्गेशन है, एक्स इक्वल टू 2mg अपन k मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, सडन पूछ लिया तो। और वेलोसिटी मैक्सिमम पूछेगा तो रूट में m/k इंटू जी कर देना, वेलोसिटी मैक्सिमम पूछेगा तो रूट में m/k इंटू जी कर देना, ठीक। ये देखो एम्स में एक बार पूछा गया था, कह रहा है कोई बॉल को ऊपर से तुमने, ये हमारा स्प्रिंग लगी हुई थी ऐसे, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरा, जब बॉल यहाँ पे गिरेगा थोड़ा सा दबेगा स्प्रिंग, तो मान लो पहले एच डिस्टेंस था, थोड़ा सा दबा तो एक्स और आ गया, तो वही लिख रहा है एस था और एक्स था। तो mgh प्लस एक्स यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाफ mgh प्लस एक्स और हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के बराबर। लेकिन जब नेट वर्क डन पूछेगा तो mgh प्लस एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारा नेटवर्क डन आता है, ठीक है। अगर कह रहा है कि एक बॉल है जो रिबाउंड कर रहा है x% ऑफ ओरिजिन लाइट, कह रहा है पहले बॉल गिरी और 20% रिबाउंड करी, तो कहता है कि परसेंटेज बता दो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा 100 में से उतना घटा देना, डायरेक्ट आंसर आता है। या तो एक पेज का कैलकुलेशन करो या तो ट्रिक समझो। कह रहा है 100 कोई बॉल है वो गिरी और 20% अपने ओरिजिनल हाइट का रिबाउंड हुई, तो कितना लॉस हुआ, तो 100 में से 20 गया 80% लॉस हो गया, समझ लो ना। कह रहा है कि 30% अपने हाइट का रिबाउंड हुई, तो 100 में से 30 गया 70% पोटेंशियल एनर्जी उसका लॉस हो गया, ठीक है, डायरेक्ट है, 1 सेकंड में कर ले जाओगे। स्प्रिंग कांस्टेंट में फोर्स इक्वल टू होता है kx, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी अगर फोर्स दिया तो एफ स्क्वायर अपन 2k होता है, दोनों को यहाँ पर पुट कर दोगे तो एफ स्क्वायर अपन 2k हो जाएगा। तो यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, फोर्स इक्वल टू kx, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, यू इक्वल टू एफ स्क्वायर अपन 2k, ठीक। पावर देखो, पावर होता है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। एनर्जी और वर्क सेम ही चीज़ होती है ना, तो पावर हो जाएगा टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम टेकन, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। यूनिट होता है जूल पर सेकंड या वाट, 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वाट होता है। और पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है F.B cos थीटा, क्या होता है F.B होता है, यानी कि FB cos थीटा। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है F.B, यानी कि FB cos थीटा, F.B मतलब FV cos थीटा, F.B का मतलब क्या होता है FV cos थीटा होता है, ठीक। यानी कि एवरेज पावर कितना होगा F.B/2, एवरेज पावर कितना होगा F.B/2। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा F.B यानी FB cos थीटा, एवरेज पावर कितना होगा FB.FB/2। तो देख लेना इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है कि एवरेज पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस सीधे करना F.B, एवरेज पूछेगा तो F.B/2, ठीक है। या एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन टाइम, ये तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, टोटल वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो टोटल वर्क डन होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम या हाफ m v स्क्वायर में यूज कर अपन डेल्टा टी, ठीक। F.B हो गया तुम्हारे पास, इसको तुम FV इक्वल टू V स्क्वायर DM अपन dt भी लिख सकते हो, V स्क्वायर DM अपन dt भी लिख सकते हो,
पावर इक्वल टू एफ डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर डी एम अपन डी टी भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो कहीं पे डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, जैसे हर्ट वगैरह केसेस पूछता है, नीट में पूछा है, तो वहाँ पे पावर होता है वो होता है रो जी एच इंटू वॉल्यूम इंटू टाइम। क्या होता है रो जी एच इंटू वॉल्यूम अपन टाइम। रो जी एच, ध्यान रखना इस चीज़ को, रो जी एच इंटू वॉल्यूम अपन टाइम, रो जी एच इंटू वॉल्यूम अपन टाइम, रो जी एच इंटू वॉल्यूम अपन टाइम। इस चीज़ को ध्यान रखना, सब कुछ मीटर में रहेगा, सब कुछ मीटर में रहेगा। जैसे वॉल्यूम दिया लीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टाइम सेकंड में रहेगा, डेंसिटी को भी मीटर वाले में रखना, ठीक है, हाइट को भी मीटर में रखना, यानी सब कुछ मीटर में रहेगा। तो डेंसिटी रो जी एच इंटू वॉल्यूम अपन टाइम इन सेकेंड, ऑल इन मीटर। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी है। डेंसिटी मान लो दिया 1000 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ देखो मीटर क्यूब आ गया ना। 1 लीटर में होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, देखो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये भी कर सकते हैं। 50 लीटर दे दिया तो 50 × 10⁻³ मीटर क्यूब कर देना उसको, क्योंकि हर एक चीज़ किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। रोटेटरी मोशन में जो पावर होता है वो टाउ डी थीटा अपन डी टी होता है। रोटेटरी मोशन में जो पावर होता है वो टाउ डी थीटा अपन डी टी होता है, यानी टाउ × ओमेगा होता है। ओमेगा हमारा क्या एंगुलर वेलोसिटी होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर होती है। पावर गिवन बाय टरबाइन क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू mgh अपन टी। अगर तुमसे कभी पावर गिवन बाय टरबाइन पूछ ले तो तुम डायरेक्ट, तुमको मालूम एफिशिएंसी क्या होती है, पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट होती है, लेकिन तुमको ये नहीं लगाना, तो तुम डायरेक्ट पावर गिवन बाय टरबाइन ही पूछता है तो तुम डायरेक्ट एफिशिएंसी इंटू mgh अपन टाइम कर देना, एफिशिएंसी इंटू mgh अपन टाइम कर देना। ठीक, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई वाटर जेट प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स में, नीट में, IIT में, जिप्पर में, हर जगह पूछा हुआ है। तो वाटर जेट प्रॉब्लम्स में अगर डीएम अपन dt पूछ रहा है, मतलब कि कितना मास पानी का पर सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो डीएम अपन dt अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू ए इंटू बी, यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या होगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। बस ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। तो डीएम अपन dt हो जाएगा रो इंटू ए इंटू बी, यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, अगर फोर्स पूछ लिया तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, v की जगह v स्क्वायर हो जाएगा। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि फोर्स डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या है, v के स्क्वायर है। पावर पूछ लिया तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू v का क्यूब, क्योंकि पावर क्या होता है f डॉट v, तो रो ए v स्क्वायर था, अब रो ए v क्यूब हो जाएगा। तो रो ए v क्यूब यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है, यानी पावर डायरेक्टली इक्वल्स टू v का क्यूब है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहीं पे 1 किलोवाट आवर दिया, उसका मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कहीं पे 1 किलोवाट आवर दिया है, उसका मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पावर का एक और फॉर्मूला होता है म्यू वी क्यूब, यानी म्यू हमारा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब, या डीएम अपन डीएल इंटू वी क्यूब, वही चीज़ हुआ। तो 4-5 फॉर्मूले याद रखना। पहला डीएम अपन डी टी, रो ए बी, फोर्स पूछा तो रो ए बी स्क्वायर, पावर पूछा तो रो ए बी क्यूब। और एक और होता है जब मास पर यूनिट लेंथ दिया हो, अभी तो मास पर यूनिट टाइम था, मास पर यूनिट लेंथ दिया हो तो डीएम अपन डीएल इक्वल टू इंटू वी क्यूब, डीएम अपन डीएल इंटू वी क्यूब। डीएम अपन डीएल को म्यू भी बोलते हो, तो म्यू इंटू वी क्यूब या डीएम अपन डीएल इंटू वी क्यूब। ठीक, अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा, ये तो होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगी, हाफ रो ए वी क्यूब, हाफ रो ए वी क्यूब हो जाएगा, या हाफ ml वी क्यूब। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, जब तुमसे पावर पूछेगा तो तुम ये फॉर्मूला लगाना, इसी को बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। लेकिन जब तुमसे रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेंट पूछेगा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेंट, अगर सीधे पावर पूछ रहा है तो सीधे अपना ये लगा दो रो ए वी क्यूब। लेकिन कह रहा है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो तुम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम करके हाफ रो ए वी क्यूब, इसी का आधा कर देना, हाफ रो ए वी क्यूब या हाफ डीएम अपन डीएल इंटू वी क्यूब, हाफ कर देना। ठीक है, जब भी रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेंट पूछे तो हाफ कर देना। अब देखो अगर पावर कांस्टेंट है, अगर हमारा पावर कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी के फॉर्मूला आता है वो आता है रूट में 2pt/m। क्या होता है रूट में 2pt/m, kpt होता है ना, गांव में कहते हैं ना kpt, हम पीटअप, तो रूट में 2pt/m। ठीक है, तो वेलोसिटी यानी 2pt/m, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी रूट में 2pt/m, यानी कि अगर पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगी रूट में 2pt/m, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल्स टू टी पे पावर क्या 1/2, वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल्स टू टी पे पावर 1/2, वेलोसिटी डायरेक्टली टी पावर 1/2। अब देखो, अब वेलोसिटी से तुमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो 1/2 में से 1 घटा दो, कितना आएगा -1/2। और एक्सेलरेशन और फोर्स बराबर होता है ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बस एक याद रखो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, टी पे पावर 1/2। एक ही याद रखना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, रूट में 2pt/m, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, रूट में 2pt/m, यानी कि वेलोसिटी
डायरेक्टली अपोज टू टी पे पावर 1/2 होगी, उसमें से एक घटा दो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो 1/2 -1 करोगे तो क्या आएगा -1/2, और वही फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, तो एक्सेलेरेशन पे पावर -1/2 है तो फोर्स पे पावर -1/2 होगा। अब एक्स निकालना हो तो एक्स में ऊपर जा रहे हो ना, इसके नीचे आ रहे हो तो -1 कर रहे हो, ऊपर जाना तो +1 कर देना। अरे वेलोसिटी से नीचे डिफरेंशिएशन कर रहे हो और वेलोसिटी से एक्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी एरिया निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर एक जोड़ दो तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, समझे। तो एक बस याद रखो, नीचे एक्सेलेरेशन पूछे तो -1/2, फोर्स तो वही होता है जानते ही हो, ऊपर एक जोड़ दो 3/2। अब देखो ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई। अब एक्स और भी में रिलेशन पूछ लेगा अगर, तो एक्स का तुम्हें मालूम है, भी का मालूम है, दोनों को पुट करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स डायरेक्टली + 2 क्या हो जाएगा, भी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको एक ही चीज़ मालूम है कि जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली + टी पे पावर 1/2 होगी, एक्सेलेरेशन और फोर्स टी पे पावर -1/2 होंगे, एक्स जो होगा 3/2 होगा, और एक्स और भी में क्यूब का रिलेशन होगा, एक्स इक्वल टू भी क्यूब होगा, ठीक। अब कभी कभी तुमसे फोर्स पूछ लेता तो तुमको इतना तो मालूम था पहले से ही, फोर्स इक्वल टू टी पे पावर -1/2 होता है, यानी टी नीचे रहेगा फॉर्मूले में, तो फोर्स का फॉर्मूला भी याद कर लो। अगर पावर कांस्टेंट है तो रूट में mk/2t, रूट में mk/2t, रूट में m इंटू के मास इंटू k/2t, रूट में mk/2t, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर पानी को n टाइम्स करना है, तो dm/dt होगा n dm/dt। अगर पानी पहले dm/dt था, अब n dm/dt करना है, तो वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स को n² टाइम बढ़ाना पड़ेगा, पावर को n³ टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे पहले मास था 5 kg, अब 50 kg जा रहा है तो 10 गुना बढ़ गया ना, तो वेलोसिटी को कितना बढ़ाना पड़ेगा, मान लो वेलोसिटी पहले 4 था तो अब n भी करना पड़ेगा, यानी कि 10 गुणे भी, यानी 40 करना पड़ेगा। फोर्स को कितना पड़ेगा n² भी, यानी 10² इंटू भी, यानी कि 4 गुणे 100, यानी 400 गुना करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 4000 गुना, समझ गया ना। तो v डैश इक्वल टू n भी, फोर्स इक्वल डायरेक्टली + n², पावर डायरेक्टली + n³, ठीक। तो हमारा वर्क पावर एनर्जी भी खत्म हो गया आज, ठीक है। अभी चलो ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, ठीक है। तो ये हमारी अवतार सीरीज है, ये हमारी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, ठीक है। इतना टॉपिक खत्म हो चुके हैं, 36 हो चुके हैं, ठीक है। 5 आज करा देंगे, 41 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारा 12th वाला बचा रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नीट अवतार सीरीज मोशन मंडी 30 मिनट में, 2D 25 मिनट में, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, 25 मिनट में सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। अवतार सीरीज की डिटेल वीडियो है, जाकर देख लेना क्या कराते हैं हम लोग, ठीक है। और यही काम आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, वो मेरी गारंटी है ना, मैं दिखाऊंगा ना तुम्हें कैसे। तो ये हमारी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है, ये हमारा प्यारा सा चैनल है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर तुमको अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के पास भेज देना यार, बहुत मेहनत लगती है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और किस कंडीशन में इस टाइम हूँ और मैं कैसे शूट कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वही जानते हैं, ठीक है। और ये मेडिको होली का भी हमारे टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे सारे इसके PDF सारे नोट्स तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।